चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों की बिसात सजी हुई। 17 नवंबर को मतदान है। सभी पार्टियां हर संभव सत्ता पाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। कोई धर्म के नाम पर तो कोई जात के नाम पर वोट मांग रहा है, लेकिन सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की कोई बात नहीं करता। 2023 का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? क्या जिन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है वह देश हित में है? क्या होंगे मध्य प्रदेश के साथ साथ विंध्य और रीवा के परिणाम? इन सभी मुद्दों पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मीसा बंदी अजय खरे से हमने बात की। आइए आपको सुनाते हैं अजय खरे को, जो 2023 के चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं और उनके आकलन में कौन पार्टी बाजी मारने जा रही है और क्यों। खरे साहब, 2023 चुनाव आ गए, 4-5 दिन के बाद वोटिंग है जी। इस चुनाव को किस परिचय से आप देख रहे हैं? किस दिशा की ओर ले जाएगा ये? हाँ, ये चुनाव तो जैसे मध्य प्रदेश में अपने हो रहा है 230 विधानसभा की सीटों में, इसी तरह और भी राज्य हैं, वहां भी चुनाव हो रहा है। कुल 5 राज्यों में, कुल भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, कुल 36 राज्य हैं। तो ये 5 राज्यों के जो एक साथ चुनाव हो रहे हैं, इनके चुनाव परिणाम भारतीय राजनीति की दिशा दशा को भी नए रूप से रखेंगे, क्योंकि अभी केंद्र में जो सरकार है, तो लोकसभा के भी चुनाव हैं, तो बहुत करीब अप्रैल महीने वहां भी होंगे, तो ये 5-6 महीने का केवल फासला है, तो उसका असर उन चुनावों पर भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए पूरी ताकत से जो लोग केंद्र में शासन में है वो भी लगे हैं कि इन चुनाव के परिणाम उनके अनुकूल हो। वहीं विपक्ष जो इंडिया के नाम पर गठबंधन हुआ है, वो भी लगा है कि इनको दोबारा नहीं आने देना है, क्योंकि 10 साल का समय निकल गया है और काफी मैंने जो जन की नीतिगत लड़ाई है, तो उसको लेकर मैंने चाह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर इनको नहीं आना चाहिए। तो ये लड़ाई चल रही है। तो हमारे अपने मध्य प्रदेश का मैं पहले बात करूंगा कि मध्य प्रदेश की में भी पिछली बार परिवर्तन हुआ था 2018 में, और उसमें कमलनाथ जी की सरकार बनी थी। जिस सरकार को थोड़ा भी मौका भी नहीं मिला, उसको गिरा दिया गया, वो भी खरीद फरोख्त के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं, लोगों को लगता है कि ये जो कभी आरोप आप लगाते थे कि कांग्रेसी सरकारें ऐसा करती हैं विधायकों को अपने पक्ष में लाने के लिए, तो उनके ऊपर आरोप लगते थे कि कितनी सरकारों को उन्होंने गिराया है, और आपातकाल का भी आरोप लगता था, और भी तरह तरह की बातें होती, तो उनकी कोई न कोई कमी ढूंढी जाती है। लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि इन्होंने भी वही रास्ता अपनाया, बल्कि और गंदा तरीका अपनाया, और यहाँ के लोगों को कर्नाटक ले जाया गया और उनसे अपने विधायकों से मिलने भी नहीं दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट से भी कोशिश की गई कि तुरंत सरकार का विश्वास वाला मामला जो है, तो वो सदन का सामना करे कमलनाथ सरकार। उनको 10 दिन की मोहलत नहीं मिली कि वो, उन्होंने 26 तारीख के लिए बोला था मार्च में 2020 में, उस समय कोरोना की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, अभी होना है, तुरंत होना है, क्योंकि इनके कब्जे में थे सारे एमएलए जो इधर उधर करके ले जाए गए थे। तो आखिरकार ये अपने लक्ष्य में कामयाब रहे सरकार को गिराने को, और पिछले जो इनका करीब 3.25 साल का इनको भी काम करने का मौका मिला, तो इसमें लोगों को रिझाने के लिए, क्योंकि पिछले बार तो ये लोग जान रहे थे कि हमारा बहुत दिन हो गए तो हमारा हाथ पे क्या हुआ, तो इस समय कुछ स्कीम ऐसी लाए हैं जो लोक लुभावन चुनाव में तो सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन भाजपा ने बड़ा लंबा ट्रम्प कार्ड खेला, लाडली लक्ष्मी योजना, कि जिन महिलाओं को अभी काम करेंगी, बाकी तो मिलता था पहले से भी, कांग्रेस के जमाने में भी गरीबी रेखा वालों को, विकलांगता का जो था उसके की वजह से भी, जो निराश्रित हैं उनको भी, बूढ़े लोगों को, विधवाओं को, तो इस तरह से पहले से भी योजनाएं थी। लेकिन अब ये लोग ठीक ठाक हैं, शरीर से भी ठीक ठाक हैं, और जनरलाइज कर दिया कि मैंने लोगों को उसमें ज्यादा नहीं देखा गया किसकी आमदनी। वर्तमान में जो राजनीति में धर्म का प्रवेश हुआ है जी, इसको आप किस हिसाब से देखते हैं? हम लोगों को विकास, सड़क, स्वास्थ्य, पानी, शिक्षा के क्षेत्र में बात नहीं करते,
हम सीधे कह देते हैं कि हम राम मंदिर बना रहे हैं, राम मंदिर जाना है, भगवान को देखना है तो एक वोट देना है, तो कोई दूसरी, इसको धर्म में और राजनीति का जो गठबंधन हुआ इसको किस हिसाब से? देखिए, धर्म जो है मेरी दृष्टि में नितांत निजी आस्था का सवाल है। हम किस रूप में, जैसे घर में क्या खाते हैं पीते हैं, उसी ढंग से धर्म भी है कि हम किसकी पूजा करते हैं, कौन हमारा आराध्य देव है। लेकिन आप किसी पर धर्म को थोप नहीं सकते हैं, ना ही इसका बहुत सार्वजनिक प्रदर्शन होना चाहिए। ये राजनीति में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक जो हमारा उद्देश्य है वो जन आकांक्षाओं के, लोगों की समस्या को लेकर होता है। तो राजनीति एक अलग चीज है, धर्म एक अलग चीज है। और हम अभी धर्म को, जो अभी धर्म चल रहा है, इसको अभी जोड़ेंगे तो फिर राज्य का जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, जो राज्य की दृष्टि है सबकी एक जैसी होगी, तो यदि कोई खास धर्म की बात आप करेंगे तो वो गड़बड़ होगा। तो इसलिए इसका तो घालमेल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो हमने ये और देखा है कि खास तौर से और धर्म के लोग तो अपना, कोई मौलाना को चुनाव लड़ते नहीं देखा है, कोई पार्टी को चुनाव लड़ते देखा नहीं है, लेकिन यहाँ तो धर्म का चोला पहन के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये बहुत आपत्तिजनक चीज है। इसमें चुनाव यदि कोई रोक टोक नहीं करता है, और बहुसंख्यक समाज है तो उसका लाभ लेने के लिए राम मंदिर का मुद्दा तो बहुत ही, यदि कोई चुनाव में इसको जोड़ता है तो बहुत ही गलत है। ये सारी चीजें ऐसे तो फिर कोई कहेगा सरदार पटेल ने सोमनाथ का मंदिर बनवाया था, भ्रष्टाचार किया 5 साल, और जब वोट मांगने का टाइम आया तो राम के नाम पर वोट, जिनका विकास के नाम पर कुछ काम नहीं किया, सीधे सीधे कहते हो कि आप हमको वोट दो भगवान के लिए। ये दहशत नहीं, धर्म का तो दहशत वाला रूप तो और भयानक है, और धर्म की बात तो करनी नहीं चाहिए। आपने यदि कुछ काम किए हैं तो खुद आपका रूप दिखेगा। तो आप किसी का चोला पहनने की क्या जरूरत है कि किसी धर्म की आड़ में, और भगवान राम तो पूरे देश में, तो आपने ठेका लिया है भगवान राम का कि आप उसको लेकर ये बताओगे कि हम रामवादी हैं, बाकी जब है तो सब बदमाश हैं, चोर हैं, लफंगे। ये गलत चीज है। दिन में किस तरह से देख रहे हैं जो चुनाव है ये, तारीख को जो चुनाव है, दिन में क्या असर है, क्या दिखता है? दिन में तमाम, अभी तो लग रहा है कि लोगों में कहीं ना कहीं, अभी चुनाव शुरू हुआ तो लोगों में सुगबुगाहट भी आने लगी है। पहले तो लग रहा था अभी कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है। लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, माने अधिकांश लोगों के अंदर है कि बहुत हो गया है ये 20 साल का समय। उनको ये भी लगता है कि पिछली सरकार को हमने उतना बहुमत नहीं दिया था, तो इस बार लोग, और खासतौर से जो विंध्य क्षेत्र में है, लोगों को ज्यादा वेदना है, क्योंकि और जगह तो लोगों ने परिवर्तन लाया था, लेकिन विंध्य क्षेत्र में परिवर्तन नहीं हुआ था। तो विंध्य क्षेत्र को जो भाजपा वाले गढ़ मान के चल रहे थे, वो विंध्य क्षेत्र कभी किसी का गढ़ कभी रहा नहीं है। उस ढंग से हमेशा बदलाव हुआ है। कभी समाजवादी आंदोलन था, कांग्रेस के लोग थे, भाजपा को तो बहुत दिनों बाद जगह मिली, लेकिन अभी इधर 15 साल से ये इसको गढ़ मान के चल रहे हैं। तो लोग, यहाँ का मिजाज अलग है। तो किसी, माने हमको तो लगता है कि इस बार लोग बदलाव करेंगे विंध्य क्षेत्र में भी, और मैंने काफी अच्छा पॉजिटिव, विपक्ष के लिए पॉजिटिव रवैया रहेगा। रीवा संभाग की बात करें तो जातीय समीकरण के आधार पर कई विघटन हुए, कई पार्टियां छोड़े, कई इस तरह से, या इसका भी जैसे कि आप सीधी में लीजिए केदारनाथ शुक्ला भाजपा सड़क पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं दूसरी पार्टी, आप चौथर में ले लीजिए कोई दूसरी पार्टी का दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा, तो भाजपा में था बीएसपी का। इनका भी असर क्या है इस चुनाव में, और सरकार तक कुछ असर डालेगा? नहीं, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, क्योंकि एक मान लीजिए कोई ताकत की स्थिति में है कोई नेता, तो लेकिन पूरी तरह असर नहीं पड़ने वाला है कि अब केदारनाथ शुक्ला हैं तो वो पूरी पार्टी को किसी संगठन को ले जाएंगे। लेकिन फर्क तो पड़ेगा इसमें चुनाव में, या भी यहाँ पर रीवा में ले लीजिए जैसे चौथर में। तो हमारे ख्याल से हम लोग तो कभी ढंग से कांग्रेस पार्टी से तो कोई मतलब नहीं, ना भाजपा से लेना देना, लेकिन जिस ढंग की राजनीति में गलत पर पार्टी चल रही है कि आपको लोकसभा का टिकट मिला, अब लोकसभा का टिकट भी इस बार पार्टी विधानसभा का टिकट नहीं दिया, तो आपने तुरंत विद्रोह कर दिया। माने इतना बड़ा टिकट मिला, आप जीते नहीं, तो आपका जीतना चाहिए। काफी बुरी हार भी हुई, लाखों वोट से आप हारे भी। तो उसके बाद यदि थोड़ा धैर्य रखते, और रीवा में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, रीवा और मऊगंज मिला के, अब चूंकि मऊगंज भी बन गया है, तो
इसमें 8 विधानसभा, लोकसभा में सब 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, आप उसी लोकसभा में लड़ चुके थे, तो आपका धैर्य भी होता। मैं इशारा कर रहा हूं सिद्धार्थ तिवारी के लिए, तो उनके लिए बड़ी उपलब्धि आगे के लिए होती, लेकिन उन्होंने हमारे ख्याल से उन्होंने अपने परिवार के लोगों को भी कलंकित किया और राजनीतिक रूप से वो खुद भी कलंकित हुए और बदनामी हुई। और जो बुद्धिजीवी आदमी है, जो समझदार आदमी है, उनको अवसरवादी का भी तमगा लग गया उनके साथ में, और उनके लिए राजनीतिक भविष्य के लिए अच्छा नहीं हुआ। वो चुनाव जीत भी जाएंगे किसी ढंग से, लेकिन उनकी साख खत्म हो चुकी है। बीजेपी सत्ता में आती है, कम वोट प्रतिशत उसके रहते हैं, कांग्रेस ज्यादा पाकर बाहर रहती है। हाँ। कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने में ये जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे आप पार्टी हो गई, बीएसपी हो गई और समाजवादी पार्टी, इनका क्या रोल होता है? खुद अपने यहाँ तो सीटें ज्यादा आ नहीं पाती हैं, लेकिन कांग्रेस को दूर कर देती है ज्यादातर वोट। कभी कभी ये लगता है कि ये लोग जैसे घोषित रूप से तो नहीं कह सकते हैं कि, लेकिन क्योंकि ये लोग गाली भी देते हैं मोदी को, शिवराज को, लेकिन अघोषित रूप से जो भाजपा के लिए काम करते हैं, इसलिए इनको बी टीम भी कोई लोग बोल देते हैं, तो हमको लगता है सही ये बी टीम है बीजेपी की, क्योंकि अखिलेश भी आए तो यहाँ पर टारगेट उनका कांग्रेस थी, और मायावती आई तो उन्होंने भाजपा का नाम नहीं लिया, सिर्फ कांग्रेस को गिराया। इसी तरह से आप डाले हैं केजरीवाल, तो उनका तो घोषित ही है पहले से कि अभी कई मुद्दे आए ऐसे कि उनका रवैया कांग्रेस को हमेशा, और उनकी जो आई भी, उनकी जो पहचान बनी, वो तो कांग्रेस की सरकार को, दिल्ली की सरकार को बदनाम करके शीला दीक्षित जैसी महिला को पता नहीं क्या क्या आरोप इन्होंने लगाए, तब जाके वो किया। और आज स्थिति ये है कि आज खुद ही उस चीज को झेल रहे हैं और खुद जेल जाने की नौबत है। उनकी पार्टी के कई नेता जेल में है, जो पिछले दूसरों को बदनाम करते थे, आज खुद अपना वो कर रहे हैं। तो लगता है कि आप पार्टी भी, माने कुल मिला के इनका जब फॉरेन फंडिंग वाला सब खेल है, तो इसी के माध्यम से ये सब चलता रहता है। और मोदी के अनुकूल है, तो मोदी ठीक है बीच बीच में करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो भी मांग के रखता है, इन पार्टियों को बनाए रखना है। क्या लगता है मध्य प्रदेश में किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? परिवर्तन, विकास, या ये 20 साल में अब लोगों ने देखा कि महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी बढ़ी? देखिए, विकास की जो बात हो रही है, तो केवल आप सड़कों को बता करके हमने सड़क, बिजली है वो, जबकि बेसिकली ये कि गांव में अभी भी तमाम जगह, कुछ जगह छोड़ दीजिए कि सड़कें बन गई, ये हो गया। और जो ये लोग गिनाते हैं कि 2003 के पहले गड्ढे थे, तो हम लोगों का पूरा बचपना बीता है। संयोग से वो उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र सरकार थी, यहाँ दिग्विजय सिंह की कांग्रेस की सरकार थी, तो वो सारी चीजें ऐसी थी कि इसमें पैसे नहीं मिले, सड़कों पर ठीक काम नहीं हुआ। वो 4-6 महीने के अंदर चुनाव आ गए, तो वो गड्ढे गिनाते रहते हैं। कभी उसके पहले गड्ढे थोड़ी थे, माने क्या 60 साल के गड्ढे थे। सफल प्रक्रिया है। हाँ, वो प्रक्रिया, गड्ढे बने, आएंगे, भटेंगे। हाँ, बिजली का भी संकट है, वो 4-6 महीने का था। उस समय तो हम लोग ने नारी के संबंध के कार्यकर्ताओं ने भी दिग्विजय सिंह को घेरा था, लेकिन वो गर्मी के समय जो बिजली चली गई, तो लोगों का आक्रोश था। उसके पहले बिजली रहती थी, तो कभी ऐसी बात नहीं थी। लेकिन ऐसा बताते हैं कि 2003 के पहले भारत पूरी तरह से पिछड़ा राज्य था, कुछ था ही नहीं। जो कुछ आया वो शिवराज के आने से हुआ, 2014 में मोदी के आने से हुआ। रंगना कनौज जो है, क्या नाम है उसका, रंगना कनौज, तो वो जो फिल्म की कुछ हीरोइन है, उसका पूरा नाम भी ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो कंगना, तो उसने जो बोला, तो उसने ये तक कह दिया कि आजादी हमको 2014 में मिली। और जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, जो लोग अंग्रेजियत की गड़ाई कर रहे थे, गद्दारी कर रहे थे, मुखबिरी कर रहे थे, गांधी जी की हत्या कर रहे थे, जो राष्ट्रपिता ही नहीं, बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी थे, आपने उनकी हत्या कर दी और बता रहे हो कि आजादी 2014 में मिली। रीवा में क्या देखते हैं इस पंचवर्षीय रीवा विधानसभा में? रीवा विधानसभा में तो जनता को यदि दृष्टि खुल गई, तीसरी आंख, तो सब सफाई होना है, कुछ बचेगा नहीं। यहाँ माने जो अपना तिलस्म बना रखा है, ये तिलस्म है, और तिलस्म को भी हो गया। राक्षस की जान सोचे में होती है, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, लेकिन लोग वहां हाथ किसी का पहुंच नहीं पाता है, और पहुंच जाएगा तो सोचे को मानने में कितना समय लगता है।
ये तो एक तिलक में खड़ा कर रखा है, विकास का झुंझुना हुआ, कहीं कुछ नहीं, काहे का विकास हुआ है? विकास तो कहीं दिखता ही नहीं। घुस जाइए रीवा के किसी भी मोहल्ले में, जो विकसित मोहल्ले हैं, नेहरू नगर हो गया, इंदिरा नगर हो गया, या कुछ भी कोई भी मोहल्ला हो गया, तो वहां तो सब पानी तक नहीं निकल पा रहा है जो निकासी। चुनाव हो रहा है तो क्या लगता है मूलभूत सुविधाओं के जो मुद्दे होने चाहिए उन मुद्दों पर चुनाव नहीं, मूलभूत समस्याएं तो रखी ही नहीं जा रही हैं। आप दिखा रहे हैं, दिखावेबाजी कर रहे हैं, और ज्यादा ध्यान बटाने के लिए वो क्रिकेट का मैच चल रहा है उसका वो दिखा रहे हैं, और वो जो इजराइल और हमास का युद्ध है उसको दिखा रहे हैं, मणिपुर को नहीं दिखा रहे हैं, तो ये भटका रहे हैं। देश में आग लगी है तो उसको आप नहीं दिखा रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है वो ज्यादा दिखा रहे हैं। तो अपना क्या कि पूरी विचारधारा ये डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों का दिमाग। लेकिन पब्लिक अभी वो हम कह रहे हैं कि तीसरी आंख खुलेगी तो बिल्कुल जैसे शंकर भगवान की खुली थी, हम लोग किंवदंती में सुने हैं, तो जनता अपनी तीसरी आंख खोल देगी। सब पूरा सब जो सब है विकास का जो झूठा तिलक खड़ा कर रखा है, क्योंकि विकास से वास्तव में कुछ हुआ नहीं, किसी ढंग से विकास नहीं हुआ। फ्लाईओवर बने, अरे फ्लाईओवर विकास, फ्लाईओवर आपने रोडे कदम कर दिए बन रहा है। अरे पार्क तो रीवा में 50 पार्क पहले से थे, यहाँ पर कॉलेज पहले से थे। कब रीवा में कब नहीं था? यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज था, संस्कृत कॉलेज था, विधि कॉलेज था, साइंस कॉलेज, दरबार कॉलेज तो 100 साल पुराना है। सिविल लाइन जैसा बलिया का, हाँ वो घुस गए वहां। नहीं तो वो तो यही कह रहे हैं, विकास का मतलब ये थोड़ी है कि आप हमारी जो प्राकृतिक और नेचुरल चीजें हैं और ऐतिहासिक चीजें हैं, सिविल लाइन गिनी चुनी है। ऐसी जबलपुर में या बड़ी जगह में भी इस ढंग का नहीं, जिस ढंग से व्यवस्थित सिविल लाइन बना हुआ है। आपको यदि वहां से बड़े बंगलों को वो करना है तो आप उसमें कॉलेज को शिफ्ट कर दीजिए, अधिकारियों को हटा दीजिए, कलेक्टर के बंगले की जगह वहां पर शंकाएं लगा दीजिए, विधि शंकाएं हो जाएगी, फैकल्टी तमाम है। जैसे जेवी में आप चले जाइए तो जेवी में इसी ढंग के कैंपस बने हैं कि पेड़ पौधे हरियाली है तो पर्यावरण भी बचा रहेगा, और एक बच्चों के लिए भी पढ़ेंगे पेड़ के नीचे, फिर क्लास में भी जाएंगे, जब जैसा पढ़ना होगा उस टाइम में पढ़ेंगे। तो आपने पूरा बाजारीकरण कर दिया वहां ले जाके। सैनिक स्कूल को भी खतरा हो गया, कल सैनिक स्कूल भी चला जाएगा। क्या लगता है कुछ अलग परिणाम आने वाले हैं ये चुनाव? हाँ, परिणाम तो आना चाहिए। देखिए क्या है कि हम लोग तो बहुत आशा रखते हैं कि अब 20-20 साल हो गया, जो लड़का पैदा हुआ था वो 20 साल का हो गया, वो भी बेरोजगारी की स्थिति में, अब उसको काम चाहिए, तो जो जन्म से उस समय था तो वो अभी ये स्थिति बनी कि 20 साल में, और जो उसका बाप है तो वो बेरोजगार अभी भी है जो 40 साल का है, और 60 साल के वाला अपनी इंतजार कर रहा है मरने के लिए, है ना। तो ये माने 20 साल खा गए हमारे। जो जीवा का सबसे हम लोग के जीवन का कीमती समय है, वो हम लोग देखते देखते बूढ़े हो गए, और जवान आदमी तो हो गया, तो बूढ़ा हो गया, और जो वैसे हैं वो तो मर चुके। तो ये 20 साल का समय इतना बड़ा कोई छोटा समय नहीं, और यदि आप फिर से मौका देंगे 25 साल हो जाएगा। एक पीढ़ी आने हम लोग राजतंत्र के खिलाफ बोलते थे, तो ये क्या राजतंत्र नहीं है, राजा बना रहता था, उसको कोई हटा नहीं सकता था। आप वोट लेके राजा बनते हो, पहले भी राजा हाथ उठा के राजा बनता था, तरीका बदल गया लेकिन आप बने हुए हो। तो वो राजतंत्र, राजा भी लोगों ने हराया, रानी को भी हराया, उनके लड़के को भी हराया, 3 पीढ़ियां हार गई हम लोग के देखते देखते। लेकिन जैसे कुंडली मार के बैठे हैं तो अजीब लगता है कि ये स्थिति क्या है। और जनता को तो अभी रीवा की जनता नहीं जागेगी तो फिर लगेगा पूरी देश की जनता मर गई है, क्योंकि रीवा एक प्रतीक है बदलाव का, क्योंकि यहाँ लोगों ने राजा हराया, रानी हराया। तो लगता है बाहर के लोग बोलते हैं आपके यहाँ के लोग तो बहुत ही क्रांतिकारी हैं, अपने राजे को हरा दिए। तो ये आदमी जो रीवा को बेच रहा, राजा ने तो रीवा को नहीं बेचा, जो कुछ हुआ यहाँ बनाया है, उसने कुछ लिया नहीं। और जो बेच रहा है वो भी बाहर के आदमी को, समझरिया को, अपनी निजी संपत्ति कितनी बढ़ा ली, उसके बाद भी बना हुआ है। तो इसमें गुस्सा नहीं आना चाहिए तो क्या होना चाहिए? गुस्सा क्या आना चाहिए? बिल्कुल पकड़ लेना चाहिए, इनको अपनी औकात दिखा देना चाहिए।